हेलो बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। तो ऑर्डर्ड पेयर पे थोड़ा सा समझते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। एक और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। सेट्स लेट ए कोई एक एलिमेंट है जो ए में बिलोंग कर रहा है और एक एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, बी में बिलोंग कर रहा है। तो जो इस फॉर्म में आपका जो होगा एलिमेंट होगा, इस फॉर्म में ए कोमा बी के फॉर्म में, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जिसमें पहला जो होता है ए, जिसको हम फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, और दूसरा जो होता है बी, उसको हम सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे मान लो कोई सेट ए है 1, 2 और एक सेट बी है 2, 3, 4 या ए कोमा बी ले लेते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे कि 1 और ए हो गया, क्योंकि पहला सेट ए से एलिमेंट आना चाहिए, दूसरा वाला सेट बी से आना चाहिए। यस और नो? ठीक है। दूसरा 1 के साथ हम बी को भी लिख सकते हैं, और 2 के साथ हम ए को लिख सकते हैं, और 2 के साथ बी को लिख सकते हैं। तो ये जो इस फॉर्म में लिखे हुए जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इनको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि उसी ऑर्डर में लिखे जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझनी है ऑर्डर पेयर की। ऑर्डर पेयर बहुत ईजी है, कुछ नहीं है कि कोई भी एलिमेंट अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, समझ लो वो ऑर्डर पेयर है, जिसमें पहला वाला होगा वो फर्स्ट सेट से आएगा और दूसरा वाला जो होगा वो सेकंड सेट से आएगा। क्या आपको समझना है? बस चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सेकंड उस पर आते हैं। कह रहे हैं कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। मतलब ए कोमा बी जो है वो बी कोमा ए के इक्वल नहीं हो सकता, और ये अगर हो रहा है तो तभी होगा जब ए और बी कैसे होंगे? इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकते। मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर है उसका रिवर्स कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। जैसे 1, 2 है और इसका रिवर्स कर दोगे 2, 1, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है? नहीं है। क्यों? फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर होता है, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के, जहाँ पे 1 के 2 के बराबर नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अगले पे आइएगा समझने के लिए कि सेकंड कह रहा है कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर हैं ए कोमा बी और एक ऑर्डर्ड पेयर सी कोमा डी, अगर ये इक्वल है तो इफ एंड ओनली इफ ये तभी इक्वल होंगे जब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के। मतलब क्या है? जैसे मान लो 2, 3 अगर इक्वल है x, y के, तो फर्स्ट कंपोनेंट है फर्स्ट के बराबर हो जाएगा और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर हो जाएगा, यानी कि x 2 के बराबर होगा और y जो है वो 3 के बराबर होगा। तो दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर हो और सेकंड सेकंड के बराबर हो। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका रिवर्स जो होगा वो आपका इक्वल नहीं होगा, और ये तभी इक्वल हो सकता है जब दोनों कंपोनेंट उसके बराबर हो जाए। मतलब जैसे 1, 1 है, अब रिवर्स करोगे तो 1, 1 ही रहने वाला, तो ये तभी इक्वल हो सकता है जब दोनों इक्वल हो। तो इधर उधर लिखने से कोई चेंजेस तो आना नहीं, तो दोनों कैसे दिखाई देंगे? आपको सेम दिखाई देंगे। क्लियर है? थर्ड कह रहा है ए एंड बी इज डिफरेंट फ्रॉम, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी, ये सेट ए कोमा बी से डिफरेंट है। ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें दो एलिमेंट है ना? कौन कौन से हैं? ए कोमा बी है। लेकिन ये एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं, तो ये सेट है और ये ऑर्डर्ड पेयर है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये आपका जो ए कोमा बी है वो ऑर्डर्ड पेयर है, जबकि सेट में लिखे हुए यानी कि कर्ली ब्रैकेट में लिखे हुए होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो आपके सेट, वो सेट होते हैं, वो सेट के एलिमेंट होते हैं। ठीक है? और सेट से ही हम बनाते हैं क्या? ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ। तो रिलेशन एंड फंक्शन समझने से पहले ऑर्डर्ड पेयर को समझना बहुत जरूरी था। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स और एक दो देख लेते हैं। जैसे मान लो कि एक ऑर्डर्ड पेयर है 2, 3, ये इक्वल है x + 1/3
कोमा बाई प्लस 3/5 के। तो बोल रहा है कि एक्स और बाई की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर होगा, यस और नो। चलिए, तो 3 2 जा 6, एक्स प्लस 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड के बराबर होगा, इसका मतलब 3 जो है वो बाई प्लस 3/5 के बराबर होगा। 5 3 जा 15, बाई प्लस 3, और 3 को उधर किया माइनस किया तो बाई की वैल्यू 12 आ गई। तो जब भी आपके दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड कंपोनेंट किसका होगा, सेकंड सेट का होगा। इसी वजह से हमने ऑर्डर्ड पेयर को सीखा था। अब एग्जांपल के लिए समझते हैं, मान लो सेट ए है हमारा, अभी हमने जो लिया था उसी को ले लेते हैं, 1,2 है, और सेट बी है हमारा a,b। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम a क्रॉस b से लिखते हैं। अब ये जो बनेगा तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से बन के साथ, अब देखो ए पहले लिखा हुआ तो फर्स्ट, ये ध्यान रखना, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड से। अगर ए पहले लिखा हुआ तो पहले ए का आएगा, ए के साथ बन के साथ ए लिखा, बन के साथ बी लिखा। अब उठाते हैं 2 को, तो 2 के साथ ए लिखा और 2 के साथ बी लिखा, और ये आपके ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। और इनको जब हम सेट में लिख देते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जब उनको सेट में लिख देते हैं तो वो ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहलाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम इसको बात करते हैं डेफिनेशन का। कह रहा है कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, ये ध्यान रखना कि दोनों सेट आपके कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, क्योंकि अगर सेट एम्प्टी होंगे तो उसका कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा नहीं, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नहीं आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी, दैट इज ए क्रॉस बी इक्वल टू, जो ए क्रॉस बी होता है वो क्या होता है, ये होता है ए कोमा बी, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से होगा, यानी कि ए जो बिलोंग करेगा किसमें, ए में, और बी होगा वो सेट बी में होगा। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और यही हमने अभी एग्जांपल से आपको समझाया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब हम बात करते हैं इसके और इम्पोर्टेंट चीज़ों को। पहला कह रहा है कि इफ आइदर ए और बी इज नल सेट, अभी मैंने बोला था अगर कोई भी एक भी सेट एम्प्टी हो गया तो उसका जो क्या है, ए क्रॉस बी भी कैसा होगा, आपका एम्प्टी सेट ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आने वाला नहीं है। दैट मीन्स ए क्रॉस बी आपका क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। मान लो ए एम्प्टी है और बी कोई भी सेट है 1,2, तो ए क्रॉस बी जो है वो आपका एम्प्टी सेट ही बनेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, ऑर्डर्ड पेयर बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना, जब तक दोनों सेट आपके बराबर नहीं है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डिफरेंट होता है बी क्रॉस ए से। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, हमने कोई दो सेट ले लिए, देखो हमने मान लो सेट लिया एक ए 2,3 और सेट बी लिया 3 4 और 5। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी में देखो 1 को, वो 2 को तीनों के साथ लिखो, 2,3 हो गया, 2,4 हो गया और 2,5 हो गया। उसके बाद 3,3 हो गया, 3,4 हो गया और 3,5 हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब हम निकालते हैं बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में बी के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे, तो अब हम इसका उठाते हैं, पहले 3 उठाया, सबके साथ लिखो, तो 3,2 हो गया, 3,3 हो गया, 3 का खत्म हो गया, अब 4 को उठाते हैं, सबके साथ लिखो, 4,2 हो गया, 4,3 हो गया। बात समझ आ रही, ठीक है। आगे 5 को उठाया तो 5,2 और 5,3 ये आपके बन गए। अब हमने देखा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब ए क्रॉस बी जो है वो
बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी डज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए। ओके, यानी कि अगर दो सेट हैं आपके, तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो आपका इक्वल आए, और ये इक्वल तभी आएगा जब दोनों सेट आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं है तो ये इक्वल नहीं आएगा। अब हमने क्या देखा था यहाँ पे, एक चीज देखी थी कि अगर इसमें दो एलिमेंट हैं, इसमें तीन एलिमेंट हैं, तो 3 2 जा 6, यानी कि इसमें हमारे 6 एलिमेंट आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यानी कि अगर किन्हीं दो कार्टेशियन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, उसमें कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि दोनों सेट की कार्डिनलिटी का ही प्रोडक्ट होता है नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 इंटू 3 यानी कि 2 3 जा कितना होगा, 6 एलिमेंट आने वाले हैं, या 6 ऑर्डर पेयर आने वाले। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए कह रहा है, अभी कराया था इसका एग्जांपल, हमने बोला था दो ऑर्डर पेयर आपके इक्वल होंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के। कर दीजिएगा बेटा, चलिए करिएगा इसको। तो x अपॉन 3 प्लस 1 5/3 के बराबर हुआ, 3 से 3 कट गया, तो x सॉरी डिनोमिनेटर पूरे के नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं काट सकते विदाउट एलसीएम, ठीक है। चलो तो 1 को उधर लेके गए, तो x अपॉन 3 आपका 5/3 माइनस 1 बचा, तो x अपॉन 3 जो है 5 में से 3 यानी कि 2/3 बचा, 3 से 3 खत्म, x की वैल्यू 2 आ गई। चलो सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड के बराबर, यानी कि y माइनस 2/3 1/3 के बराबर, तो माइनस का उधर गया प्लस का हो गया 2/3, 3/3 y की वैल्यू 1 आ गई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बताओ जल्दी से। हमने अभी बताया था दो ऑर्डर पेयर अगर आपके इक्वल हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल हो गया और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल हो गया, और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको जो वैल्यूज होती हैं अननोन वैल्यूज वो आपको आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कह रहा इफ द देखो इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए दे रखा है दूसरे में। चलिए क्योंकि 3 एलिमेंट है तो एन ऑफ ए हमें पता चल गया बेटा 3 हो गया। सेट बी आपको दिया है कितना, 3 4 5, इसका मतलब यहाँ से एन ऑफ बी हमें पता चल गया, ये भी 3 हो गया। अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नाउ एन ऑफ ए क्रॉस बी पूछ रहा है। अभी हमने फॉर्मूला लिखाया था क्या, एन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एन ऑफ बी। एन ऑफ ए में 3 एलिमेंट थे, एन ऑफ बी में भी 3 एलिमेंट हैं, तो 3 3 जा 9, यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होने वाले हैं आपके, 9 एलिमेंट्स होने वाले हैं। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा। अभी मैंने एक एग्जांपल से समझाया था इसको, दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। चलिए आइए जल्दी से। G और H आपको दे रखे हैं। G आपको दे रखा है 7,8, H आपको दे रखा है 5 4 और 2। अच्छा आपको G क्रॉस H निकालना है, तो ये ध्यान रखना G के ऑर्डर पेयर में G के एलिमेंट पहले आएंगे, उसके बाद H के आएंगे। तो G के हम लिखते हैं, देखो 7 और 7 के साथ सभी लिख दो, पहले इसका एक उठाओ और इसके जितने भी हैं सब लिखो। तो 7 के साथ 5 लिख दिया, 7 के साथ 4 लिख दिया और 7 के साथ 2 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब 8 उठाया, 8 के साथ 5 लिख दिया, 8 के साथ 4 लिख दिया और 8 के साथ 2 लिख दिया। ये आपके ऑर्डर्ड पेयर हो गए किसके, G क्रॉस H पता चल गया। अब हमें निकालना है H क्रॉस G। चलिए
H क्रॉस G। अब H के एलिमेंट पहले लिखने हैं, तो H का 5 है, 5 के साथ पूरे लिखो, यानी कि 5 के साथ 7 और 5 के साथ 8 आ गया। उसके बाद 4 है, 4 के साथ 7, 4 के साथ 7 आ गया, और 4 के साथ अगला वाला यानी कि 8 आ गया। चलिए उसके बाद 2 है, 2 के साथ 7 आया और 2 के साथ 8 आ गया। ये आपका G क्रॉस H और H क्रॉस G हो गया, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, 4 पे बढ़ते हैं। 4 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। कह रहा है स्टेट वेदर द ईच ऑफ स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। दिए गए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्टली। अगर वो फॉल्स है तो उसको सही लिखना है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, देखो इसको 4 के फर्स्ट को कि इफ P में M और N है और Q में जो एलिमेंट है वो N, M। क्या P क्रॉस Q जो है वो इतने एलिमेंट रखेगा? नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 और 2 हैं तो 2 2 जा 4 एलिमेंट होने चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब P क्रॉस Q का जो करेक्ट होगा वो लिख लेते हैं हम। ये फॉल्स है, इसको करेक्ट हम लिखते हैं। ठीक है, तो P क्रॉस Q हमने बोला, पहले M उठाया, M के साथ दोनों लिखा, तो M, N और M, M। उसके बाद N उठाया, N के साथ N लिखा और M के साथ M लिखा। इसका मतलब इसमें 4 ऑर्डर पेयर आने वाले थे, तो इसमें कितने लिखे हुए? 2 लिखे हुए हैं, इस वजह से ये फॉल्स हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सेकंड पढ़ते हैं। इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर X, Y सच दैट X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B। ये आपका बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगर A और B नॉन एम्प्टी सेट है तो A क्रॉस B आपका नॉन एम्प्टी सेट ही होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए, अब ट्रू है तो आपको फॉल्स लिखने की, वो उसको करेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पे कह रहा है कि इफ A इक्वल टू 1, 2 और B इक्वल टू 3, 4 देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, किसी भी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन 5 के साथ करते हैं, क्या आता है बेटा? 5 आता है। इसका मतलब ये तो हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर मान लो कोई भी सेट B है और B के साथ हमने, थर्ड का एक्सप्लेनेशन देखना, B के साथ हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं 5 का, तो ये तो हमारा 5 आ गया। अच्छा, अगर ये 5 है तो हमने बोला था कि अगर कोई भी सेट आपका एम्प्टी सेट है तो उसके साथ प्रोडक्ट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो भी आपका एम्प्टी सेट ही रहता है। इसका मतलब जब ये पूरा 5 है तो अगर ये 5 है तो इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगा? 5 ही आएगा, यानी कि एम्प्टी सेट ही आएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि A क्रॉस A निकालना है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं, आप 2 2 करके निकाल सकते हो। ठीक है, आपको सेट A दे रखा है, सेट ए दे रखा है -1, 1। ठीक है, आपको A क्रॉस A निकालना है। चलिए बड़े ध्यान से समझना, इसमें एलिमेंट होंगे आपके 8। क्यों? A क्रॉस A में देखो 2 2 जा, इसमें 2 है तो 2 2 जा 4 और 2 जा 8, 8 एलिमेंट आएंगे आपके। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम, A क्रॉस A, तो आप 2 2 करके निकालो या फिर तीनों निकालो। चलो पहले हमने लिया -1, किसी एक को ही रिपीट कर दिया। अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 1 से। हमने फिर लिया -1 और 1। अब इसका प्लेस चेंज कर देते हैं, तो -1 1 और -1। उसके बाद हमने इसका एक और लिया, इधर लिया है, तो 1 -1 हो गया। ठीक है, 4 हो गए। इसी तरह से अगले वाले को रिपीट कर दीजिएगा। भाई 1 है, उसको 3 बार लिख सकते हैं, उसकी जगह 1 को हमने रिप्लेस किया, बाकी के उसका प्लेस चेंज कर दिया। 1 आया तो पहले लास्ट में था, फिर सेकंड प्लाई, फिर फर्स्ट प्लाई, इस तरह से 4 बन गए। अब हम करने वाले क्या है, इसके आगे के लिखने वाले। अब हम -1 को रिपीट करके देख लिया, अब 1 को रिपीट करते हैं। 1 को -1 से रिप्लेस करते हैं, तो 1 1 और -1। ठीक है बेटा, अब -1 का प्लेस चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा 1
-1 1 और -1 1 और 1, और ये आपके क्या बन गए हैं, A क्रॉस A क्रॉस A हो गया। तो इसमें बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं होता। आप क्या करोगे, कोई एक एलिमेंट लोगे, क्योंकि ट्रिपलेट है तो 3 होने चाहिए, 3 आने चाहिए इसके एलिमेंट में, मतलब इसके ऑर्डर्ड पेयर में कितने पेयर तो बोल ही नहीं सकते, इसको ट्रिपलेट बोलोगे ना। तो ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट आने चाहिए, तो हमने क्या किया, एक को लिखा 3 बार। अब एक को हमने रिप्लेस किया दूसरे एलिमेंट से, फिर उसकी प्लेस को चेंज किया, पहले लास्ट में था, फिर सेकंड प्लाई, फिर फर्स्ट प्लाई, इस तरह से 4 मिल गए। अब हम दूसरे को रिपीट करेंगे, 3 बार लिखेंगे, फिर उसको उसमें से एक को रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट दूसरे एलिमेंट से, उसकी क्या हम क्या करेंगे, प्लेस को चेंज कर लेंगे, लास्ट में था, फिर सेकंड प्लाई, फिर फर्स्ट प्लाई, और इस तरह से हमें कितने एलिमेंट मिल गए, 8 एलिमेंट मिल गए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। और इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, एक ही सेट दिया होगा आपको। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कि ए और बी बता दीजिएगा। अब कुछ नहीं कहना है, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा भाई, ए क्रॉस बी आपके पास क्या है बेटा, ए कोमा एक्स है, ए कोमा वाई है, बी कोमा एक्स है, और बी कोमा वाई है। आपको सेट ए चाहिए, सेट ए में वो आएंगे जो फर्स्ट कंपोनेंट ए बी बी, ए की बार लिखना तो ए कोमा बी हो गया। अच्छा बी, सेट बी में कौन सा आएंगे, जो सेकंड कंपोनेंट एक्स वाई, ए की बार लिखना तो एक्स कोमा वाई हो गया। भाई सेट में एलिमेंट रिपीट तो होते नहीं, रिपीट नहीं होते तो एक ही बार लिखना, ए बी बी है तो ए बी हो गया, एक्स वाई है तो एक्स कोमा वाई हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले पे। सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते। चलो अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। चलो 7 कह रहा है कि सेट ए आपको दिया है 1,2, सेट बी आपको दिया है 1 2 3 4, और सेट सी दिया है 5,6, सेट डी दिया है 5 6 7 और 8। ये आपको गिवन है। ठीक है, अब है क्या कि हमें निकालना है कि पहले हमें प्रूफ करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी जो होगा वो ए क्रॉस बी, सॉरी इंटरसेक्शन था, ए क्रॉस सी होगा, इंटरसेक्शन है वो यूनियन बोल दिया। ठीक है, तो पहले हम LHS निकाल लेते हैं। अच्छा हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी चाहिए, और बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। तो पहले हम ये जो हमें चाहिए उनको पहले निकाल लेते हैं ना। तो पहले हमने निकाला ए क्रॉस बी। चलो ए को बी के साथ ऑर्डर पेयर में लिखो तो 1,1 हो गया, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, और 1 को 4 के साथ। अब 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। ये तो हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब और चाहिए आपको ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी निकालते हैं, ए का तो 1 का 5 के साथ, और 1 का 6 के साथ, और 1 का नहीं, 1 तो 5 और 6 दोनों के साथ हो गया। ठीक है, अब 2 को 5 के साथ लिख दीजिएगा और 2 को 6 के साथ लिख दीजिएगा। चलिए उसके साथ बात चाहिए आपको V इंटरसेक्शन सी। तो V इंटरसेक्शन सी कितना है बेटा, B और C का इंटरसेक्शन कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं भैया, कुछ भी दिखाई दिया नहीं, यानी कि V इंटरसेक्शन सी 5 आया। अब हमने लिया भैया LHS, हमें चाहिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन सी। चलिए तो A क्रॉस 5 के साथ ये आता है 5। अब हम लेते हैं RHS लो बेटा। अब RHS में देखो हमें चाहिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। क्या A क्रॉस B और A क्रॉस C में कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो दोनों में मिल रहा हो? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये भी क्या हो गया हमारा 5 हो गया। यानी कि LHS और RHS आपके कैसे हो गए हैं, इक्वल हो गए। हैंस LHS इक्वल टू RH। ठीक है, आगे सेकंड कह रहा है कि A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो पहले A क्रॉस C और B क्रॉस D निकालना पड़ेगा। हमारे पास A क्रॉस C तो है, इसका मतलब हम इसको बाकी की चीज़ों को हटा सकते हैं A क्रॉस C छोड़ के।
ए क्रॉस सी है, बी क्रॉस डी और निकालो। तो हमने निकाला बेटा बी क्रॉस डी, बी को डी के साथ यानी कि 1 का 5, 1,5, 1 को बहुत बड़ा जाएगा ना, ठीक है कोई नहीं लिखना पड़ेगा, 16 आएंगे। 1 का 5, 1 का 6 के साथ हो गया बेटा, 1 को 7 के साथ लिख दिया और 1 को 8 के साथ लिख दिया। फिर 2 को 5, 2 6, 2 7 और 2 8 हो गया। इसी तरह से 3 5, 3 6, 3 7, 3 8 हो गया। 4 5, 4 6, 4 7 और 4 8 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट हैं, देखो 1,5 मिला, मिल गया, 1,6 मिल गया, 2,5 ये रहा, देखो चलो मैं करता हूँ हाईलाइट, 1,5 ये रहा, 1,6 ये रहा, 2,5 ये रहा, 2,6 ये रहा। इसका मतलब ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट है वो बी क्रॉस डी में आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, और यही आपको प्रूफ करना था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप पहले निकाल लो, फिर चेक कर लो। सेट हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है तो आसानी से कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 इजी है, कह रहा है कि राइट ए क्रॉस बी और बताने हैं कि कितने सबसेट्स बनेंगे। सबसेट से हमें पता चलता है कि उस सेट में एलिमेंट कितने हैं, तब पता लगा पाएंगे ना। चलो 8 पे आते हैं, सॉल्यूशन पे। चलो 8, ए आपको 1,2, बी आपको 3,4, तो हमें पहले ए क्रॉस बी लिखना है। तो 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 4 के साथ, यानी कि ए क्रॉस बी हो गया। अब आपको नंबर ऑफ सबसेट्स, तो पहले इसका n निकाल लो ना, कि n ऑफ ए क्रॉस बी कितना है भैया, 4 आया। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर 2 की पावर n ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं उतनी ही 2 की पावर हो जाती है, तो 2 की पावर 4, यानी कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे बेटा, 16 सबसेट्स बनने वाले हैं, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9, 8 के बाद 9 कहाँ चला गया, अच्छा यहीं पे है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको हटाते हैं, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, आ जाओ जल्दी से। कह रहा है कि लेट ए एंड बी टू सबसेट सच दैट n ऑफ ए 3, n ऑफ बी 2, इफ x कॉमा 1, y कॉमा 2, z कॉमा 1 आर इन ए क्रॉस बी, यानी कि आपको कुछ एलिमेंट ए क्रॉस बी के दे रखे हैं, देन आपसे पूछ रहा है कि ए और बी आपके सबसेट्स, वो ए और बी सेट क्या होंगे। चलिए n ऑफ ए आपको दे रखा है कितना, 3, n ऑफ बी आपको दे रखा है बेटा 2। अब आपको कुछ एलिमेंट दे रखे हैं ए क्रॉस बी के 1, y कोमा 2 और z कोमा 1, ये बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी में। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ये आपके ए क्रॉस बी में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब बात समझते हैं कि हमसे पूछ रहा है कि सेट ए क्या बनेगा और सेट बी क्या बनेगा। अब कह रहा है कि सेट ए में 3 एलिमेंट है और एक्स वाई जेड आपके डिफरेंट हैं। तो अब एक चीज़ देखो, फर्स्ट कंपोनेंट सेट में आएगा तो एक्स वाई जेड तीनों डिफरेंट हैं, तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में आ गया। सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट में आएगा, सेकंड सेट में केवल 1 है, 2 है, 1 है, तो यानी कि 1, 2 तो हो ही गए इसमें एलिमेंट, यस और नो, और यही तो बोल रहा है
कि सेट ए में 3 है, सेट बी में 2 है, तो सेट ए के 3 एलिमेंट हो गए। फर्स्ट कंपोनेंट में हमने देखा 3 डिफरेंट एलिमेंट्स मिले एक्स वाई जेड। सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो हमने देखा सेकंड कंपोनेंट में 2 एलिमेंट मिले 1,2, तो यानी कि सेट बी में 1,2 हो गए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आज हम। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, यानी कि एन ऑफ ए क्रॉस ए जो है वो 9 है, गिवन है। इसका मतलब देन हम ये तो बता सकते हैं कि एन ऑफ ए जो होगा बेटा 3 होगा। क्यों? 3 3 जा 9 होता है कि नहीं होता है? क्योंकि सेट उसी के साथ ही बनाना है ना। तो इसमें 3 है, ए ही सेट है, दोनों सेट ए ही है, तो दोनों में 3 3 एलिमेंट होंगे, है ना। तो कितना हो गया? 9 हो गया। अब बात समझते हैं कि आपके कुछ दे रखे हैं जो ए क्रॉस ए में आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कौन कौन से? देखो -1, 0, 0, 1, ये बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस ए में। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आपसे पूछ रहा है कि सेट ए क्या होगा। अब सेट ए देखो, ये जितने भी एलिमेंट हैं, फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि सेट एक ही है हमारे पास। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब इसके 3 एलिमेंट देखो, तो हमने देखा कि इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हो गए। कौन कौन से हो गए? -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। देखो, अरे भैया फर्स्ट ले लो चाहे सेकंड कंपोनेंट ले लो, है किसके? सेट ए के ही एलिमेंट, दूसरा भी सेट तो ए ही है ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? दूसरा सेट भी हमारा ए ही है। तो फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट में जो भी डिफरेंट है, -1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, 0 दोबारा लिखेंगे नहीं, तो सेट ए के, अच्छा इसको सेट में लिखो बेटा, सेट ए के जो एलिमेंट मिले -1, 0 और 1 मिले। अब आपसे पूछ रहा है किसके? ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स और लिखने ए क्रॉस ए के। तो ए क्रॉस ए के देखो 2 तो हमें पता है, तो पहले हम लिखना स्टार्ट करते हैं। -1 को -1 के साथ लिख लेते हैं, फिर -1 को 0 के साथ, फिर -1 को 1 के साथ, ठीक है। फिर 0 को उठाते हैं, तीनों के साथ लिखते हैं, 0 को 1 के साथ, 0 को 0 के साथ और 0 को 1 के साथ। फिर हम 1 उठाते हैं, 1 को -1 के साथ, 1 को 0 के साथ और 1 को 1 के साथ। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपके रिमेनिंग की बात कर रहा था, तो जो आपके मिल रहे हैं उनको हटा दीजिएगा, बाकी के लिख लीजिएगा। तो हमने पूरे लिख दिए हैं, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कैसे लिखेंगे? पहला कंपोनेंट उठाया, तीनों के साथ लिख दिया, दूसरा कंपोनेंट उठाया, तीनों के साथ लिख दिया, थर्ड एलिमेंट उठाया, तीनों के साथ लिख दिया। इस तरह से 9 इसके ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। और आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई है। कल हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।